फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा के थर्ड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसके थर्ड चैप्टर की शुरुआत कल हम काफ़ी कुछ बता चुके थे आपको। इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में कल हमने आपको बताया था। शिक्ष धातु के बारे में बताया था, आपको बताया था कि एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से निकला है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसेयर। इसके साथ साथ हमने कल आपको शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में, शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में विस्तार से बताया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। हम बात कर रहे हैं संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ से तात्पर्य है विद्यालय की शिक्षा, अर्थात एक निश्चित टाइम में बालक विद्यालय में आता है, शिक्षा ग्रहण करता है, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है उसके सामने, ये सब बालक जो है वो फॉलो करता है। व्यापक अर्थ में हमने बताया था कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि हम जन्म के साथ ही या जन्म से पूर्व ही कुछ ना कुछ सीखना आरंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ की बात हो गई, व्यापक अर्थ की बात हो गई, अब आता है वास्तविक अर्थ। तो अगर हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को देखें तो यहाँ पर संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों को ही मिला करके शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करी जा सकती है। जैसा कि रेमंड ने कहा है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में ढाल लेता है। मतलब शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक स्वयं को अपने भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण में ढालता चला जाता है। ये कहा था रेमंड ने। तो व्यापक अर्थ की जब बात आती है तो व्यापक में यहाँ पर शिक्षा की जब हम वास्तविक अर्थ की बात कर रहे हैं तो वास्तविक में संकुचित और व्यापक दोनों ही आ जाते हैं। वास्तविक में विद्यालय की शिक्षा तथा इसके साथ साथ बालक जीवन पर्यंत जो भी अनुभव ग्रहण कर रहा है वो सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की नेचर क्या है शिक्षा की प्रकृति। तो देखिए, आपको अगर ध्यान से आप देखें तो सबसे पहले शिक्षा की प्रकृति क्या है? शिक्षा एक सउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा का एक उद्देश्य है और ये मतलब एक कॉन्शियसली चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं सउद्देश्य तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्यों के साथ हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा आता है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हमारा विकास होता है। नेक्स्ट, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि हम में परिवर्तन लाती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को पशु से अलग किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के आचार व्यवहार सीखते हैं। इसके बाद शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से नहीं है, अर्थात केवल शिक्षा का संकुचित अर्थ ही नहीं है, बल्कि समय समय पर बालक के ऊपर जो भी चीजें अपना प्रभाव डाल रही हैं वो सब शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब वो सीखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते चले जाते हैं। इसके बाद देखिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इससे पहले बात आती है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अब शिक्षा जब हम कहते हैं द्विमुखी प्रक्रिया है तो द्विमुखी में 2 चीजें आती हैं, टीचर और स्टूडेंट। ये कंसेप्ट दिया था एडम्स ने। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक
द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया ये कहा था एडम्स ने। यहां पर दो चीजें कौन कौन आ रही है, टीचर और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट, ये प्रक्रिया इनके बीच में चल रही है, टीचर और स्टूडेंट की। लेकिन इसके बाद जॉन डेवी ने कहा शिक्षा एक बाइपोलर प्रोसेस नहीं है, शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। अर्थात इसमें हम सामाजिक परिवेश जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जब इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करी तब टीचर, स्टूडेंट और उसके साथ साथ ये इन्होंने बात करी सामाजिक परिवेश की। तो ट्राइपोलर में शिक्षक हो गया, स्टूडेंट हो गया और सामाजिक परिवेश। जॉन डेवी ने समाज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, तभी इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम समाज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और शिक्षा समाज में ही रह करके दी जा रही है। और विद्यालय क्या है, विद्यालय भी समाज द्वारा ही बनाई गई संस्थाएं हैं। इसके बाद शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ की, तो शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल विद्यालय के एक सीमित समय में प्रारंभ हुई और विद्यालय के सीमित समय में ही शिक्षा समाप्त हो गई। नेक्स्ट, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। व्यक्ति का संतुलित विकास तभी संभव है जबकि वो वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करे। और किस प्रकार से समायोजित करेगा, वातावरण के साथ उचित प्रकार से एक बेहतर तरीके से समायोजित करे। तो व्यक्ति वातावरण के साथ तभी उचित प्रकार से समायोजन स्थापित कर सकता है जब वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करे और उन्हें अपने जीवन में उतारे। शिक्षा अनुभवों का पुनर्गठन है। शिक्षा क्या है, हमें जो भी अनुभव जन्म के साथ ही प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे अनुभव धीरे धीरे हमारे अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, धीरे धीरे संगठित होते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व विकास में, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी कि शिक्षा की प्रकृति किस प्रकार की है। तो शिक्षा की प्रकृति में कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। शिक्षा एक सौदेश्य प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, शिक्षा एक बाइपोलर प्रोसेस है, इसके बाद आया शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा के द्वारा ही हमारा सर्वांगीण विकास, अर्थात हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशली जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये शिक्षा या विभिन्न प्रकार के अनुभवों के ग्रहण करने से ही हो रहे हैं। इसके बाद शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, अनुभवों का पुनर्गठन है और लास्ट शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से ही नहीं है, इसका अर्थ इससे कहीं अधिक बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा की प्रकृति किस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों की। अब अगर हम बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों की, तो इसमें सब शिक्षा का पहला स्वरूप आता है औपचारिक शिक्षा, या जिसको कि हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इसका संबंध पूर्ण रूप से हमारी विद्यालयी शिक्षा से है। औपचारिक शिक्षा वो है जो कि कॉन्शियस लेवल पर जब हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यहाँ पर क्या है, शिक्षक को पता है कि उसको किस प्रकार से छात्र को शिक्षित करना है। छात्र समय से विद्यालय जा रहा है, उसको पता है कि वो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है। यहाँ जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी वेल प्लान्ड हो रही हैं। पहले से पाठ्यक्रम का निर्धारण है, टाइम टेबल बना हुआ है,
शिक्षक पढ़ाएंगे आपको, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजें पूर्ण रूप से निर्धारित होती हैं। इसलिए हम इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक शिक्षा ये पूर्ण रूप से विद्यालयों में प्रदान करी जाती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि औपचारिक शिक्षा के लिए हमारे यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। हाँ, औपचारिक शिक्षा में एक चीज और है कि इसमें बहुत कठिन मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। कठिन परिश्रम करना बहुत आवश्यक है वर्तमान समय में। इसके बाद औपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। हमें पता है कि हम किस उद्देश्य से विद्यालय जा रहे हैं, हम किस उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। विषयों के चयन में हम विभिन्न प्रकार के विषयों का चयन किसी न किसी उद्देश्य को दिमाग में रख करके ही करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से एक उद्देश्य पर आधारित प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चल रही। यह जब तक बालक विद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तब तक ये शिक्षा चल रही है। तो औपचारिक शिक्षा का एक समय है कि एक निश्चित समय में औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होगी और एक निश्चित समय में ही इसकी समाप्ति हो जाएगी। यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि औपचारिक शिक्षा, तो इसका जो मेन एजेंसी है वो क्या है? स्कूल है। औपचारिक शिक्षा की जो मुख्य हम कहते हैं एक एजेंसी, वो क्या है? हमारा स्कूल है। इस संबंध में टीपी नन ने कहा था, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय क्या है? ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से हमारे समाज का प्रतिबिंब हो। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए, पहले हमने बात करी औपचारिक शिक्षा, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा की। तो जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, अनौपचारिक शिक्षा यह वह शिक्षा है जिसके लिए किसी प्रकार का कोई स्व उद्देश्य प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप अनुभवों द्वारा बालक ग्रहण करता चला जा रहा है, जो कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और जीवन पर्यंत बालक कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्लान वे में नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ करके इसका कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं, ये तो स्वतः ही होती चली जा रही है। अब इस संबंध में प्रोफेसर जे.एस. रॉस ने कहा है, प्रोफेसर जे.एस. रॉस, अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना। बालक क्या कर रहा है? जितने भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहे हैं वातावरण के, वो उन सभी प्रभावों को ग्रहण कर रहा है और उससे अपना विकास कर रहा है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वह अनुभव है जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित है और जीवन पर्यंत चल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हम किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें नेचुरल वे में होती चली जा रही हैं। तो ये तो हो गई हमारी अनौपचारिक शिक्षा। अब अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो देखिए, इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें
तो सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े सरल, इसका जो रूप है बड़ा सरल और बड़ा सहज होता है। और ये बालक, इसमें क्या है कि बालक स्वतः ही सीखता चला जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि अनौपचारिक शिक्षा बालक अपने आप ग्रहण करता चला जा रहा है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमें अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। और ये औपचारिक की तरह कष्टदायक नहीं है। अब इसके कुछ उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन करती है, बड़ा अच्छा समन्वय स्थापित करती है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में। और इसमें क्या है, बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर मिलता है। वो फ्री होकर सीख रहा है, जो उसकी मर्जी है वो सीख रहा है, लेकिन समाज से अच्छी बातें ग्रहण कर रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेल्फ डिपेंडेंसी की फीलिंग या सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है। इसमें बालक जीवन से संबंधित उपयोगी अनुभवों को ग्रहण करता है, जो अनुभव उसके जीवन के लिए उपयोगी है। और इससे क्या होता है कि वो एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम हो जाता है। देखिए, जब वो समाज में रह रहा है, समाज से अनुभव ले रहा है, तो उसमें कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे, कुछ कटु अनुभव भी होंगे। तो जब बालक के पास ये सारे अनुभव आएंगे तो धीरे धीरे वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, और उसको पता है कि मुझे जीवन को किस तरीके से फेस करना है, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करना होगा। इसके बाद आती है, अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए, आपको औपचारिक भी बता दिया और आपको अनौपचारिक भी बता दिया। सामान्य शब्दों में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है ये आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हम औपचारिक की बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, जिसको कि हम नैरो कह सकते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। औपचारिक शिक्षा में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, सारी चीजें बच्चे के सामने मौजूद हैं। जबकि इसमें क्या है, अनौपचारिक में उसका परिवार, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, उसके समुदाय, उसके धार्मिक संस्थान, ये उसके मुख्य इंस्ट्रूमेंट या अभिकरण है। जहाँ पर विद्यालय था, टीचर था, लाइब्रेरी थी, स्कूल की व्यवस्थाएं थी एक उपकरण के रूप में औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन में, वहां पर इनफॉर्मल एजुकेशन में उसका परिवार, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, उसका समुदाय, उसकी धार्मिक संस्थाएं, ये सब उसके मुख्य इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा में, इसमें मुख्य रूप से बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि बच्चे ने सब्जेक्ट मैटर को कितना ग्रास्प करें, बच्चे को सब्जेक्ट मैटर कितना समझ में आ गया है, कितना वो लिख रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो आंसर कर रहा है। तो मेन ध्यान कहाँ गया, उसके मेंटल डेवलपमेंट पर, बौद्धिक विकास पर। जबकि अगर हम अनौपचारिक की बात करें तो यहाँ पर उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल हर प्रकार का विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है औपचारिक में, यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो क्लास के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लास है, सब्जेक्ट मैटर है, कौन सा विषय पढ़ाना है, कौन सी कक्षा को पढ़ाना है, उसके अनुसार शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है कि बच्चे को किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है। उसको लेक्चर मेथड से पढ़ाना है या उसको डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना है या एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। ये सारी चीजें एक अच्छी तरह से नियोजित करके करी जाती हैं। टीचर क्लास में एंटर होने के पहले
एक लेसन प्लान तैयार करता है कि उसको किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है। यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मल एजुकेशन की, जबकि अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई टीचिंग मेथड्स नहीं होते हैं। जो बच्चे को अनुभव मिल रहा है उनके अनुसार वो सीखता चला जा रहा है। फिर औपचारिक में जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से निर्धारित है। बच्चे को पता है कि कौन से उसके थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, कौन से उसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी में उसको क्या लिखना है, प्रैक्टिकल में उसको किस प्रकार से फाइल्स बनानी है, सारी चीजें उसको क्लासरूम में बताई जा रही हैं। जबकि यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है। अनौपचारिक में अगर हम देखें तो किसी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं औपचारिक में तो इसमें हर एक कक्षा के लिए एक टाइम लिमिट होती है कि एक साल में एक कक्षा हमको क्रॉस करनी है, पार करनी है। जबकि अगर हम अनौपचारिक में देखें तो वहां पर कोई उम्र की सीमा नहीं है। औपचारिक में शिक्षा प्रदान करने का काम शिक्षक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी शिक्षक हो सकता है बच्चे का। उसकी माता पिता, उसके आसपास मिलने वाले लोग, जीव जंतु, वो किसी से कुछ भी ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर केवल शिक्षक नहीं है, जितने लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं बच्चे के, वो उन सभी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही दी जा रही है, जबकि अनौपचारिक इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन कि हमारा एक एग्जाम होता है, एग्जाम में हम पास हो गए, हमको एक रिपोर्ट कार्ड मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया। जबकि अनौपचारिक में क्या हो रहा है, हमें इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, हमारे पास फेल का कोई रिकॉर्ड नहीं। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसी के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अब हम एक बीच की बात करते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा। ये कुछ इनके बीच की शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा, जिसको कि हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब अगर हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ना तो ये औपचारिक की तरह से पूर्ण रूप से कंट्रोल में है और ना अनौपचारिक की तरह ये पूर्ण रूप से अनियंत्रित है। ये एक बीच की है। निरौपचारिक शिक्षा ना तो पूर्ण रूप से अनियंत्रित है जैसा कि अनौपचारिक शिक्षा में होता है, और ना ही पूर्ण रूप से नियंत्रित है जैसा कि औपचारिक शिक्षा में होता है। देखिए, औपचारिक में क्या था, हर चीज कंट्रोल कंडीशंस में थी, और अनौपचारिक में क्या था, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। तो ये ना पूरी तरह से कंट्रोल्ड है ना पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है, ये दोनों के बीच की अवस्था है। अब अगर हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ साथ अनियंत्रण भी होता है, अर्थात शिक्षार्थी जहां कई क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रित रहता है, वहीं साथ साथ अन्य क्षेत्रों में वो अनियंत्रित भी रहता है। अब निरौपचारिक शिक्षा में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, कि इसमें आयु, स्थान, शिक्षण विधि, इसमें बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जो सिलेबस है, जो उसकी पाठ्यचर्या है और जो उसकी परीक्षा है, वहां पर नियंत्रण होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं या डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओपन यूनिवर्सिटीज में या डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स में बच्चे की
एज की कोई सीमा नहीं है और वो कहीं पर भी जा करके, जहाँ पर भी वो सेंटर होंगे वहाँ पर वो जा करके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि उसकी कोई ऐसा नहीं है कि इतनी एज लिमिट होनी चाहिए, इतना पाठ्यक्रम होना चाहिए। आप किसी भी उम्र में किसी भी स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि आपको परीक्षा देनी होती, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटीज में होता है। आपके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि आपको स्कूल जाना है, इतने समय तक रहना है, इस तरह से पढ़ना है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंस एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन, ऑफ कैंपस एजुकेशन या इंडिपेंडेंट स्टडी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी आती हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर कि आपकी कोई आयु सीमा नहीं है, कोई स्थान की बात नहीं है, कोई ऐसे पाठ्यक्रम की बात नहीं है। बस आपको जाना है, आप करस्पॉन्डेंस के थ्रू भी एग्जाम दे सकते हैं, आपकी पढ़ाई करस्पॉन्डेंस के थ्रू भी हो सकती है। आप जितने समय में चाहें उतने समय में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। ऐसी बाउंडेशन नहीं कि आपको 1 साल में ही कोर्स पूरा करना होगा। जितने साल में आप जितने पेपर्स क्लियर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी जो आपको बताया, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया गया। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मुख्य रूप से क्या अंतर है। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब आता है कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो मापन संभव है और ना ही मापन की व्यवस्था है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि जब इनफॉर्मल एजुकेशन है तो उसको हम किसी प्रकार से कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड या उसका कोई मेजरमेंट हम नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर हम निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मापन संभव है और यहाँ पर एक एग्जाम की व्यवस्था भी होती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, जबकि निरौपचारिक में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसको कि हमको धीरे धीरे पढ़ के उस सिलेबस को क्लियर करना होता है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित नहीं है। अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करें तो वहां पर तो हम फ्री, हम कहीं से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इसकी नॉन फॉर्मल की, निरौपचारिक शिक्षा की, तो निरौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित हैं। अनौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित नहीं है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित हैं। अनौपचारिक शिक्षा ना तो व्यवस्थित होती है और ना ही इसकी कोई व्यवस्था करनी होती है, ये पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है। जबकि अगर हम निरौपचारिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। ये शिक्षा व्यवस्थित भी मानी जाएगी और इसकी व्यवस्था करने वाली कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे अगर डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स हैं तो उसको चलाने वाली कोई ना कोई एक यूनिट होगी। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं तो उन ओपन यूनिवर्सिटीज को भी कुछ ना कुछ होगा। वो यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के भी जो मेन उनको चलाने वाले होंगे वो उसको चला रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने बात करी आपकी अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में। तो शिक्षा के स्वरूपों में 3 तरह की बात हो गई, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर हमने तीनों स्वरूप आपको
शिक्षा के बता दिए, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। और सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी, पूर्ण रूप से आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। देखिए, कल हमने आपसे बात करी थी शिक्षा की कुछ परिभाषाओं की। तो अगर आपको ध्यान हो तो शिक्षा की कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी कि शिक्षा की वास्तव में क्या परिभाषाएं होती हैं। उन परिभाषाओं को आज मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि शिक्षा की विभिन्न दार्शनिकों ने या विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने क्या परिभाषाएं दी हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की परिभाषाओं में अगर हम बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं आज आपको रिपीट कर रहे हैं। सुकरात ने कहा था, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। टैगोर ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके और उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। प्लेटो ने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अरस्तु ने कहा था, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। जॉन डीवी ने बात करी थी, शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती हैं। अरविंद घोष ने, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। पेस्टोलॉजी ने कहा था, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। थैंक यू।